हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं मुकेश पोसवाल और हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमारी बातें हो गई थी। हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ चुका था। 1857 की जो क्रांति है राजस्थान में, वो भी देख ली थी हमने। और हमारा चल रहा था चौहान वंश। दोस्तों, चौहान वंश में हमने आखिरी जो टॉपिक था पृथ्वीराज चौहान का था। दोस्तों, हमने अजमेर के चौहान पढ़ लिए थे। अब बात होगी रणथंबोर के चौहान। रणथंबोर के चौहान। दोस्तों, रणथंबोर के चौहानों की बात करते हैं तो रणथंबोर के जो चौहान है, इसमें इसकी जो स्थापना है रणथंबोर के चौहानों की, दोस्तों स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो स्थापना की थी गोविंदराज ने। किसने? गोविंद राज। दोस्तों, ये गोविंदराज कौन था? तो ये गोविंदराज वही है जो पृथ्वीराज चौहान के काल में उनका पुत्र था। दोस्तों, बात हो गई थी हमारी पृथ्वीराज चौहान की कि पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर उनके पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। इनके पुत्र गोविंदराज ने भारी कर देकर अजमेर की राजगद्दी प्राप्त की थी, लेकिन 2 वर्ष बाद ही 1194 में ही 1194 में ही ये अजमेर को छोड़ के दोस्तों कहाँ पे आ जाते हैं? रणथंबोर आ जाते हैं। कौन? गोविंदराज चौहान। रणथंबोर आ गए तो रणथंबोर में इन्होंने क्या किया दोस्तों? रणथंबोर के जो चौहान वंश है उसकी स्थापना कर देते हैं रणथंबोर में। और यहाँ स्थापना हो जाती है रणथंबोर के चौहानों की। अब बात करते हैं रणथंबोर के चौहानों में जो प्रतापी शासक आता है उसकी। तो रणथंबोर के जो चौहान है इनमें सबसे प्रतापी शासक होता है दोस्तों हमीर देव। कौन होता है? हमीर देव चौहान। ये हमीर देव चौहान है दोस्तों। चौहान वंश का या फिर सॉरी रणथंबोर का जो चौहान वंश है उसका सबसे प्रतापी शासक होता है दोस्तों। कौन? हमीर देव चौहान दोस्तों सबसे प्रतापी शासक होता है इसका। अब इसी की जब हम आगे बात करते हैं दोस्तों हमीर देव की, तो हमीर देव की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमीर देव के जो पिता थे वो कौन थे दोस्तों? हमीर देव के पिता थे जैत्र सिंह। पिता का नाम था जैत्र सिंह। माता जो आती है हमीर देव की दोस्तों, तो हमीर देव की जो माता आती है वो आती है दोस्तों हीरा सिंह। हीरा देवी माता आती है इनकी, हीरा देवी दोस्तों। बात इसी में आगे करते हैं, इनकी पत्नी का बात करते हैं दोस्तों। हमीर देव की जो पत्नी थी वो होती है दोस्तों रंग देवी। इनकी एक पुत्री थी दोस्तों हमीर देव चौहान की, जिसका नाम था देवल दे। देवल दे, जिसे ही पद्मा भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए हमीर देव चौहान की बात हो रही है। हमीर देव जो चौहान है रणथंबोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस हमीर देव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह दोस्तों, माता का नाम हीरा देवी था। इनकी जो पत्नी आती है वो होती है रंग देवी, और जो इनकी पुत्री थी दोस्तों उसका नाम था देवल देव, जिसे पद्मा भी कहा जाता है। अब इसी की आगे बात करें दोस्तों तो हमीर देव चौहान का एक घोड़ा था। इस घोड़ा का नाम क्या है दोस्तों? इस घोड़े का नाम है बादल। क्या है? बादल। हमीर देव चौहान के घोड़े का नाम है बादल। अब ये जो हमीर देव चौहान की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हमीर देव चौहान ने इस रणथंबोर के अंदर एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 32 खंभों की 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने निर्माण करवाया था? ये निर्माण करवाया था हमीर देव ने। किसने करवाया दोस्तों?
हमीर देव ने ये निर्माण करवाया था 32 खंभों की छतरी का। जो ये 32 खंभों की छतरी है दोस्तों, तो इन्होंने 32 खंभों की छतरी ही क्यों निर्माण करवाया, ना 31 का करवाया, 33 का, ना 16, ना 20, ना 15। तो इसका भी एक कारण था, जो इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, अपने पिता जैत्र सिंह की याद में करवाया था। जैत्र सिंह की याद में, इनके जो पिता थे जैत्र सिंह चौहान, उनकी याद में इन्होंने 32 खंभों का निर्माण करवाया था दोस्तों। क्योंकि जो जैत्र सिंह होते हैं दोस्तों ये जो जैत्र सिंह होते हैं, ये इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था रणथंभौर में। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। 32 वर्षों तक शासन किया किसने? जैत्र सिंह ने। इसी कारण हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाते हैं। इसी छतरी को, इस 32 खंभों की छतरी को ही दोस्तों न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी। दोस्तों न्याय की छतरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमीर देव चौहान था दोस्तों, ये हमीर देव चौहान इसी छतरी के नीचे बैठकर, इसी 32 खंभों की छतरी के नीचे बैठकर न्याय करते थे, अपनी पंचायत या अदालत का फैसला देते थे। इसी कारण इस छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है दोस्तों। इसी में दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम। तो जो न्याय की छतरी होती है, अब दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान है, ये रणथंभौर के शासक थे। और रणथंभौर दुर्ग की दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खास विशेषता थी। ये दोस्तों जो रणथंभौर है, दोस्तों ये जो रणथंभौर है, यहाँ पहाड़ियों के बीच स्थित दुर्ग है दोस्तों। ये जो थंब की पहाड़ी पर स्थित है, यहीं इसके नीचे एक रण की पहाड़ी भी है। इसके चारों तरफ दोस्तों पहाड़ी पहाड़ स्थित है, इस रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ। तो दोस्तों बात आगे करता हूं, मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये तो बातें स्थापत्य कला में जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन इस वजह से बताइए क्योंकि दोस्तों जो अबुल फजल है, कौन आता है दोस्तों? अबुल फजल। ये अबुल फजल इतिहासकार हुए हैं, अकबर के दरबार में थे दोस्तों ये अबुल फजल। इस अबुल फजल ने कहा था दोस्तों राजस्थान के दुर्गों के बारे में कि सभी दुर्ग तो नंगे हैं, एकमात्र दुर्ग है जो क्या है? बख्तरबंद है। किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था दोस्तों इन्होंने। रणथंभौर दुर्ग के लिए दोस्तों इन्होंने ये बात कही थी कि सभी दुर्ग तो नंगे हैं, एकमात्र दुर्ग जो बख्तरबंद हैं। किसने कही थी? अबुल फजल ने। किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए। सभी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र दुर्ग जो बख्तरबंद है, जो बख्तरबंद है। क्यों कहा था दोस्तों? ये इसी वजह से कहा था दोस्तों क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, जंगल था, और दूर से देखने पर यह दुर्ग दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पास से देखने पर ही ये दुर्ग दिखाई देता है दोस्तों। इस वजह से इन्होंने कहा था कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, और राजस्थान के जो सभी दुर्ग हैं वो तो क्या है? नंगे। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान का एक बार इसका देख लेते हैं, सॉरी हमीर देव चौहान की। दोस्तों हमीर देव चौहान का एक बार ये देखते हैं। तो इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह, माता का नाम था दोस्तों हीरा देवी। बात कर लो इसी के पत्नी थी, उनका नाम था रंग देवी। जो इनकी पुत्री आती है वो आती है दोस्तों देवल दे या फिर पद्मा। इसी में जब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, दोस्तों इसी में आगे बात करते हैं, तो इनके घोड़े का नाम था दोस्तों बादल। दोस्तों इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अपने पिता जैत्र सिंह की याद में। इनके पिता जैत्र सिंह ने 32 वर्ष तक चौहान वंश का साम्राज्य संभाला था या फिर इन्होंने शासन किया था, तो उनकी याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था दोस्तों।
इसी छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमीरदेव चौहान है वो इस छतरी के नीचे बैठ के दोस्तों न्याय करते थे। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी दोस्तों। आगे इसी में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो हमीरदेव चौहान ने दोस्तों एक बुक का निर्माण किया था। ये बुक क्या थी? बुक का नाम था दोस्तों श्रृंगार हार। एक बुक, एक किताब लिखी थी दोस्तों हमीरदेव चौहान ने, जिसका नाम था श्रृंगार हार। दोस्तों इनके दरबार के अंदर दो कवि थे या दो विद्वान थे। किसमें? हमीरदेव चौहान के दरबार में। क्या थे दोस्तों? दो विद्वान थे। ये दो विद्वान कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं बीजादित्य, बीजादित्य, और दूसरे का नाम आता है राघव देव, राघव देव। तो ये राघव देव होते हैं दोस्तों हमीर देव के गुरु होते हैं। क्या होते हैं? हमीर देव चौहान के गुरु। कौन? राघव देव। दूसरा जो विद्वान था वो कौन था? दूसरा विद्वान है दोस्तों बीजादित्य। अब इसी में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। हमीर देव चौहान की बात आ रही है, तो इन्हीं की आगे जब हम बात करेंगे हमीर देव चौहान की, तो दोस्तों हमीर देव जो चौहान था बहुत ही प्रतापी शासक था। बताया जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े थे, इसमें से मात्र एक युद्ध हारा था। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमीर देव चौहान की। तो हमीर देव चौहान ने दोस्तों एक परमार शासक था। परमार शासक, परमार दोस्तों दक्षिण के अंदर था उस समय परमार वंश का साम्राज्य है। तो दोस्तों परमार शासक भोज को पराजित किया था। किसको? भोज को पराजित किया था। भोज भी बहुत शक्तिशाली शासक था दोस्तों। ये भोज को पराजित किया था। भोज कौन था? परमार शासक। किसने पराजित किया? हमीर देव चौहान ने दोस्तों इसे। इसी के आगे बात करूं तो दोस्तों मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक थे दोस्तों कौन? समर सिंह। इस समर सिंह को भी किसने पराजित किया था? हमीर देव चौहान ने पराजित किया था। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों हमीर देव चौहान के शासनकाल के समय जो दिल्ली की बात आती है दोस्तों, तो दिल्ली के अंदर उस समय राजा कौन थे दोस्तों? वहां का जो वंश था उसके शासक कौन थे? तो उस समय थे जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के शासक थे। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमीर देव चौहान के पराक्रम, वीर्य और शौर्यता की। तो ये देखते हैं, ये तो आ जाता है दोस्तों हमीर देव। दोस्तों ये तो है हमीर देव। इधर मैं बात कर दूं दोस्तों तो जलालुद्दीन खिलजी को दोस्तों हम शॉर्ट में नाम लिख देते हैं जेके। दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, जलालुद्दीन खिलजी का शॉर्ट में नाम आता है जेके, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, लिख भी देता हूं जलालुद्दीन खिलजी जेके। तो दूसरी तरफ कौन होता है? हमीर देव चौहान। दोस्तों बात आती है कब? 1291। दोस्तों चौहान वंश में ही दो प्रमुख युद्ध हुए थे 1191 में और 92 में, जिसे हम पानीपत तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। कौन कौन से थे दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध के 100 वर्ष के पश्चात 1291 के दोस्तों हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है। और जो जलालुद्दीन खिलजी है दोस्तों जब आक्रमण करता है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों झाइन दुर्ग, झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है झाइन दुर्ग पर अधिकार? जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। दूसरी तरफ जब बात आती है दोस्तों इसी के अंदर, जब जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, तो इसका जो सेनापति था हमीर देव का, वो होता है दोस्तों गुरुदास सैनी। दोस्तों ये गुरुदास सैनी
इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन दोस्तों? गुरुदास सैनी, जो सेनापति किसके थे? हमीर देव चौहान के। और जो झाइन दुर्ग है इस पे अधिकार किसका हो जाता है? तो झाइन दुर्ग पर अधिकार हो जाता है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का। दोस्तों जो ये झाइन दुर्ग है इसे रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। रणथंबोर की कुंजी किसे कहा जाता है? झाइन दुर्ग को। दोस्तों जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो हम इस कुंजियों की बात करेंगे, जिसमें रणथंबोर की कुंजी झाइन दुर्ग आती है, जालोर की जो कुंजी है सिवाना दुर्ग आता है। इनकी बात करेंगे स्थापत्य कला के अंदर दोस्तों। तो झाइन दुर्ग पर अधिकार लेता है जिसे हम रणथंबोर की कुंजी कहते हैं। इस पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और जो रणथंबोर का जो एकमात्र रास्ता था ये झाइन दुर्ग ही होता है दोस्तों। अब इस पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन रणथंबोर को जीतने में जलालुद्दीन खिलजी असफल रहता है दोस्तों। किसे जीतने में? रणथंबोर को जीतने में असफल रहता है। कब? 1291 के अंदर दोस्तों। इसी में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोबारा से ये आते हैं कौन? हमीर देव चौहान। इधर से आता है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। बात आती है दोस्तों 1292 में, जो चौहान वंश का प्रमुख युद्ध हुआ था दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और इसी के 100 वर्ष बाद 1292 में ये युद्ध होता है जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच। वो देखो, वो 1191 में तो ये 1291 में, वो 1192 में तो 1292 में दोस्तों। तो ये युद्ध था। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों रणथंबोर पर आक्रमण करता है। रणथंबोर पर आक्रमण करता है दोस्तों। लेकिन इस बार भी जलालुद्दीन खिलजी को क्या सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों असफल रहता है। दोस्तों 1292 के अंदर जब दोबारा आक्रमण करता है रणथंबोर पर, तो जलालुद्दीन खिलजी दोबारा से इस युद्ध को या रणथंबोर को जीतने में असफल रहता है, क्योंकि जो रणथंबोर था दोस्तों पहाड़ियों के बीच स्थित था और इस गढ़ को जीतने में बहुत ही बड़ा मुश्किल होती थी। तो ये असफल रहता है और गुस्से में आकर अपनी सेना को जब बोलता है तो क्या बोलता है दोस्तों, ये बात सुनते हैं। क्योंकि दोस्तों काफी समय तक इसने जब यहां बैठ के इंतजार करता रहा हमीर देव चौहान का, लेकिन इसे विजय पाने में असफल रहा। तो जलालुद्दीन खिलजी बोलता है दोस्तों गुस्से के अंदर आकर कि ऐसे 10 दुर्ग तो ऐसे 10 दुर्ग तो ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान की ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा था दोस्तों ये बात? ये बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ये बात कही थी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने। बहुत कर दिया क्या? तो ये बात कही थी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या बात कही थी? कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब दोस्तों एक चीज बताइए, ये बात क्यों कही? ये कहानी हमने सुनी है कि जो है लोमड़ी की, कि लोमड़ी को जब दोस्तों अंगूर हाथ नहीं लगते, लोमड़ी को जब अंगूर हाथ नहीं लगते तो लोमड़ी बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो यही कहानी होती है जलालुद्दीन खिलजी की। जब इसे रणथंबोर दुर्ग हाथ नहीं लगता, यही विजय नहीं हो पाता रणथंबोर दुर्ग को
हासिल नहीं कर पाता है दोस्तों, तो इस उन्होंने गुस्से में आकर ये बात बोल दी कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी जलालुद्दीन खिलजी की। ये रणथंभौर दुर्ग को दोस्तों विजय नहीं कर पाता है। अब इसी में जब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो समय होता है लगभग लगभग इसमें पूरा हो जाता है दोस्तों। बात आती है 1296 की। दोस्तों 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है दोस्तों। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है? ये जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, क्योंकि ये भी शासक बनना चाहता था, ये भी इंतजार कर रहा था कि मैं कब राजगद्दी पर बैठूंगा। तो दोस्तों ये बात थी। अब एक बार देख लेते हैं इस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी। दोस्तों हमीर देव चौहान ने सबसे पहले परमार शासक भोज को पराजित किया था दक्षिण के अंदर। दोस्तों दक्षिण का शासक था। और दोस्तों हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के समर सिंह को भी पराजित किया था। दोस्तों दिल्ली के अंदर शासक था जलालुद्दीन खिलजी, और हम रणथंभौर का शासक था दोस्तों हमीर देव चौहान। जब जलालुद्दीन खिलजी को दोस्तों पता चलता है कि जो रणथंभौर का दुर्ग है बहुत ही महत्व का है, बहुत ही अच्छा दुर्ग है दोस्तों, और जब उसे हमीर देव चौहान की जो वीरता की गाथाओं का जब पता चलता है, तो ये सोचता है कि मैं उसे परास्त कर दूंगा, और जलालुद्दीन खिलजी बढ़ जाता है रणथंभौर की तरफ। और जब 1291 पर जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है दोस्तों, तो इसने जायन दुर्ग, जिसे हम रणथंभौर की कुंजी बोलते हैं, उस पर अधिकार कर लिया था। और जो हमीर देव चौहान का सेनापति था गुरुदास सैनी, वो इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसने सिर्फ झाइन दुर्ग पर ही अधिकार किया था, ना कि रणथंभौर दुर्ग पर। रणथंभौर को जीतने में ये असफल हो जाता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। आगे जब बात करते हैं इसी की जलालुद्दीन खिलजी की दोस्तों, तो दोस्तों 1292 में दोबारा जलालुद्दीन खिलजी आता है और इस पर आक्रमण करने की सोचता है। किस पर? रणथंभौर दुर्ग पर। और 1292 में भी वही नतीजे निकलते हैं। ये काफी प्रयास के बाद जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों काफी प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। सफल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि रणथंभौर का दुर्ग था दोस्तों पहाड़ियों पर स्थित था, और एकमात्र रास्ता झाइन दुर्ग था। लेकिन इसको सफल विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था दोस्तों। तो ये सफल नहीं हो पाता है दोस्तों, काफी इंतजार भी करता है, लेकिन फिर अंत में जब ये परेशान होके हार के ये बोलता है कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि दोस्तों अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं तो यही बात बोलेगा जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि वो विजय तो प्राप्त कर नहीं पाया, तो उसे उसके पास कोई मौका है नहीं, कुछ बोलने को तो था नहीं, तो यही बात बोलेगा। दोस्तों 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी उसके भतीजे ने कर दी थी, क्योंकि वो भी राजगद्दी पर बैठना चाहता था। और दोस्तों अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी युद्ध होता है, उसके कारण क्या था? एक का मतलब है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंभौर रण पर आक्रमण करने के कारण क्या थे, ये हम देखते हैं। आक्रमण करने के कारण क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण अनेक कारण थे दोस्तों, जिन कारणों की हम बातें कर लेंगे कि ये कारण क्या क्या थे दोस्तों। दोस्तों एक सेकंड, स्पीकर में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। तो जो कारण थे दोस्तों वो ये थे कि पहला कारण पहला कारण था ये था दोस्तों अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला। जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना। हार का बदला लेना।
चाचा है, चाचा की हार का बदला तो लेंगे ही। वो अलग बात है कि इन्होंने स्वयं ने अपने चाचा की हत्या की थी। देखिए, जब बात अपनों की आती है दोस्तों, तो अपनों को तो वो पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन दूसरे की क्या मजाल कि दूसरा उसको हाथ भी लगा दे। तो यही बात आ जाती है अलाउद्दीन खिलजी की कि वो तो मेरे चाचा थे, मैं कुछ भी करूं, लेकिन तेरी क्या हिम्मत कि तू मुझे, मेरे चाचा को बेइज्जती करे, उसे हरा दे। तो ये अपने चाचा की हार का बदला लेने के लिए भी आक्रमण करता है। दूसरा कारण क्या था दोस्तों? दूसरा कारण था हमीर देव चौहान के द्वारा टैक्स देने से मना कर देना। हमीर देव हमीर देव द्वारा टैक्स देने से, टैक्स या कर देने से, टैक्स देने से मना करना। कर देने से मना करना किसके द्वारा? हमीर देव चौहान के द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों इसी की। तो आगे क्या आता है दोस्तों? जो तीसरा कारण था, तीसरा कारण क्या था दोस्तों? रणथंबोर दुर्ग की महत्वता। रणथंबोर दुर्ग की महत्वता। महत्वता क्या थी दोस्तों? महत्वता यही थी दोस्तों, क्योंकि मैंने बता दी थी, दूर से देखने पर ये दुर्ग दिखाई नहीं देता, इसे पास देखने पर दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाकी दुर्ग। अब्बुल फजल ने कहा था कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, सिर्फ एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है, रणथंबोर दुर्ग के बारे में। तो दूर से नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये पहाड़ियों पर स्थित है, इसके नीचे घना जंगल और पर्वत होते हैं दोस्तों, तो इसे जीतना भी बहुत मुश्किल था। तो ये दुर्ग की महत्वता, इस कारण भी दोस्तों इस पर आक्रमण करता है। चौथा कारण क्या था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, वो अपने साम्राज्य को चारों तरफ दूर दूर तक फैलाना चाहता था, तो ये भी उसकी नीति थी। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत भी रणथंभौर पर आक्रमण करता है दोस्तों। आगे आगे चलते हैं दोस्तों। तो एक कारण और आता है जिसे मुख्य कारण कहा जाता है। ये मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था दोस्तों हमीर देव द्वारा मीर मोहम्मद शाह, हमीर देव के द्वारा मीर मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। हमीर देव के द्वारा दोस्तों मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। अब ये मीर मोहम्मद शाह कौन थे? मीर मोहम्मद शाह थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही। अलाउद्दीन, दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही थे मीर मोहम्मद शाह, जिसे शरण दी थी हमीर देव चौहान ने दोस्तों। और दोस्तों चंद्रशेखर का एक ग्रंथ आता है, चंद्रशेखर, हमीर हट, ये इसी के काल का तो है दोस्तों। इसी इसी के शासनकाल, जो हमीर देव चौहान है, इसी के शासनकाल का था चंद्रशेखर। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, हमीर हट। दोस्तों इस हमीर हट के अनुसार, हमीर हट के अनुसार मीर मोहम्मद शाह है जो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम, एक एक की जो बेगम थी दोस्तों, जिसका नाम था चिमना बेगम, चिमना बेगम, इस चिमना बेगम का, बेगम के साथ प्रेम प्रसंग था।
चिमना बेगम के साथ प्रेम प्रसंग था। किसका? मीर मोहम्मद शाह का। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मुख्य कारण था तो वो क्या था? मुख्य कारण यही था कि हमीर देव चौहान के द्वारा मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। ये मीर मोहम्मद शाह कौन थे दोस्तों? तो ये मीर मोहम्मद शाह थे अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही थे, जिसको शरण दी थी हमीर देव चौहान ने। दोस्तों चंद्रशेखर ने एक ग्रंथ लिखा था हमीर हट। इसी हमीर हट के अंदर दोस्तों बताया गया है कि जो मीर मोहम्मद शाह थे ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना बेगम के प्रेमी थे। इनके साथ चिमना के साथ मीर मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग मोहब्बत चल रही थी दोस्तों, जो अपने परवान परवान को चढ़ रही थी मोहब्बत, जो मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम की मोहब्बत। तो दोस्तों जब ये मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम बात करते हैं कि अपन दोनों ऐसे तो एक साथ नहीं हो सकते, साथ होने का सिर्फ एक ही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी को मारना पड़ेगा, उसकी हत्या करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मीर मोहम्मद शाह चिमना बेगम से बोलते हैं कि ठीक है, वो सब तो मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर, हम दोनों एक साथ होंगे, ये जमाना ये दुनिया कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस बात का पता किसको चलता है? अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है कि मीर मोहम्मद शाह का जो प्रेम प्रसंग है मेरी पत्नी मेरी बेगम चिमना के साथ चल रहा है, और दोनों की प्लानिंग क्या है? मुझे मारने की प्लानिंग है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी रात को बोलता है चिमना को कि चिमना मेरी बेगम सुन मेरी एक बात, तू कि राज रात रात तो तू देख ले, कल सुबह तू मीर मोहम्मद शाह को नहीं देख पाएगी, मैं अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह को मार दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। अब दोस्तों जब चिमना को ये बात पता चलती है तो दोस्तों प्रेम मोहब्बत थी जो दिलो जान से थी, तो मीर ये कैसे भी इसे कैसे मरवा देती मीर मोहम्मद शाह को। तो चिमना बोलती है कि मीर मोहम्मद शाह अब तू यहाँ से निकल ले, तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अलाउद्दीन को बातों का पता चल गया है। तो मीर मोहम्मद शाह का है तो कि तू चिंता मत कर, तो बोलती है मैं जानती हूँ, तू निकल जाए यहाँ से। तो दोस्तों मीर मोहम्मद शाह है जो यहाँ निकलकर कहा जाता है रणथंबोर के हमीर देव चौहान के पास शरण ले लेता है, क्योंकि इन्हें भी पता था कि राजपूत शासक हैं जो अपने वचन से या एक बार किसी भी मेहमान को शरण देने के पश्चात दोस्तों उसे धक्का देकर नहीं निकालते हैं। यही हम राजपूतों की विशेषता थी दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रमुख कारण बताया जाता है हमीर हमीर देव पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का। अब बात करते हैं दोस्तों इसी आक्रमण के बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इधर तो आता है दोस्तों हमीर देव चौहान, हमीर देव, और इधर आता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण होता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों हमीर देव पर आक्रमण करते हैं। और ये आक्रमण कब करते हैं दोस्तों? तो आक्रमण करते हैं 1299 में। हमीर देव के दो सेनापति थे दोस्तों, एक का नाम था दोस्तों भीम सिंह, और दूसरे का नाम आता है धर्म सिंह। ये दो सेनापति थे दोस्तों हमीर देव के। इधर से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के भी सेनापति आते हैं, एक का नाम होता है दोस्तों एक का नाम होता है दोस्तों नुसरत खां, दूसरे का होता है दोस्तों उलुग खां। उलुग खां एक होता है दोस्तों नुसरत खां, दूसरा होता है दोस्तों उलुग खां, और एक इनके साथ और होता है दोस्तों कौन? अल्प खां।
इन तीनों के बीच दोस्तों हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच दोस्तों युद्ध होता है। ये युद्ध कहाँ होता है दोस्तों? हिंदू कोट। युद्ध होता है दोस्तों हिंदू कोट के पास। किस किस के बीच? हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। हमीर देव चौहान के दोस्तों दो सेनापति आते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खा, उलुगु खा और अल्प खा आते हैं दोस्तों। युद्ध होता है। युद्ध में दोस्तों विजयी कौन हो जाता है? विजय होता है दोस्तों हमीर देव चौहान। लेकिन जब ये विजय होने के पश्चात वापस जा रहे थे हमीर देव के पास, तो दोस्तों पीछे से आक्रमण कर देता है अल्प खा। ये अल्प खा आक्रमण करता है दोस्तों भीम सिंह पर, और भीम सिंह की इसमें क्या होती है दोस्तों? इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है, या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं भीम सिंह। आक्रमण किया था उलुग खान ने टुकड़ी लेके, ठीक है दोस्तों। और इसी युद्ध के अंदर दोस्तों नुसरत खां की भी मृत्यु हो जाती है। इधर से चला जाता है दोस्तों नुसरत खां, इधर से भीम सिंह, दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और जो झाइन दुर्ग है, जिसे रणथंबोर की कुंजी कहते हैं, इस झाइन दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का झाइन दुर्ग पर अधिकार हो जाता है दोस्तों। 1299 की ये बात है दोस्तों, अधिकार लिया झाइन दुर्ग पर। इस समय दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक दोस्तों यज्ञ कर रहे थे, जिसका नाम था कोटी यज्ञ। कोटी यज्ञ में दोस्तों ये शामिल थे पृथ्वीराज चौहान। ये कोटी यज्ञ कराया था दोस्तों विश्वरूप ने। विश्वरूप इसके पुरोहित या पंडित थे दोस्तों कोटी यज्ञ के। तो इस कारण हमीर देव चौहान है जो इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं हो पाते, अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को ही भेजते हैं, जिसमें भीम सिंह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। और इधर से अलाउद्दीन खिलजी के साथ नुसरत खाए थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर। दोस्तों धर्म सिंह वापस जाता है, हमीर देव को बताता है, तो हमीर देव को दोस्तों गुस्सा आ जाता है और वो धर्म सिंह की आंख को फोड़ देता है। तो ये दोस्तों 1299 का युद्ध था, जिसमें विजय नहीं हो पाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने सिर्फ झाइन दुर्ग पर ही अधिकार किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है दोस्तों हमीर देव की। दोस्तों हमीर देवता इधर तो, और इधर खिलजी दोबारा से आते हैं। बात आती है दोस्तों 1301 की। कब आती है? 1301। सन 1301 की बात थी। अलाउद्दीन खिलजी दोबारा आक्रमण करता है, किस पर? हमीर देव चौहान पर, लेकिन विजयी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों राजपूतों को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि राजपूत थे दोस्तों बहुत, ये हमेशा सिर पे कफन या केसर फान के साथ चलते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या करते हैं? ये एक अलग नीति अपनाते हैं, क्योंकि छल कपट करना इनका पेशा था दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी छल कपट शुरू करते हैं, और इनके दो सेनापति थे हमीर देव के। एक का नाम था दोस्तों रणमल, दूसरे का नाम था रतिपाल। इस युद्ध में दोस्तों सेनापति होते हैं हमीर देव के रणमल और रतिपाल। और इधर अलाउद्दीन खिलजी 1301 के अंदर स्वयं आता है, और स्वयं के साथ उलगू खा को भी लाता है। उलगू खा भी इनके साथ आता है दोस्तों। तो ये अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों रणमल और रतिपाल को, इन दोनों को देते हैं लालच। लालच क्या दिया जाता है दोस्तों? लालच दिया जाता है कि तुम मुझे इस गढ़ के जो खुफिया रास्ते हैं रणथंबोर के, वो मुझे बता दो। मैं तुम्हें हमीर देव चौहान को मार के रणमल और रतिपाल तुम्हें ये रणथंबोर दुर्ग सौंप के चला जाऊंगा, इसके राजगद्दी पर तुम दोनों को बैठा के चला जाऊंगा। दोस्तों लालच में आ जाते हैं रणमल और रतिपाल। इन्होंने दुर्ग के जो खुफिया रास्ते हैं वो बता देते हैं। साथ ही साथ इस रणमल और रतिपाल ने इसने पानी के अंदर, जो पानी के कुंड थे उनके अंदर दोस्तों गोरक्त मिला दिया। पानी के कुंडों में
गो रक्त मिला दिया। जो खाद्यान्न था दोस्तों गेहूं के अंदर, खाद्यान्नों में दोस्तों, खाद्यान्न में गोमांस को मिला दिया। खाद्यान्नों के अंदर दोस्तों रणमल रतिपाल ने गोमांस को मिला दिया। विश्वासघात किया था किससे? पृथ्वीराज हमीर देव चौहान से। किसने दोस्तों? रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात कर दिया रणमल रतिपाल ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को मौका मिल जाता है। अब दोस्तों जब पानी के अंदर पानी के कुंड में गोरख मिला दिया जाता है और खाद्यान्नों के अंदर जब गोमांस मिला दिया जाता है तो हमीर देव चौहान को दोस्तों दुर्ग के गेट खोलने पड़े। दुर्ग के गेट खोलने पड़ गए दोस्तों। तो नहीं था तो हमीर देव चौहान दोस्तों सिर पे केसरिया बांध के युद्ध में उतर जाते हैं। और युद्ध के अंदर दोस्तों हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति को प्राप्त हो गई हमीर देव चौहान। हमीर देव हमीर देव वीर गति को दोस्तों प्राप्त हो गए। ठीक है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों इसका अधिकार हो गया रणथंबोर के दुर्ग पर। एके का रणथंबोर पर अधिकार हो गया दोस्तों। रणथंबोर पर अधिकार हो गया। ये अधिकार कब होता है दोस्तों? तो 12 जुलाई 1301 के दिन, 12 जुलाई 1301 के अंदर अधिकार कर लिया रणथंबोर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। और हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इस हमीर देव की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था दोस्तों, मैंने बताया था आपको, रंग देवी। पत्नी रंग देवी और जो पुत्री थी दोस्तों देवल दे। इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों? इन्होंने कर लिया जोहर। पानी के अंदर कूद गए, इन्होंने अपनी हत्या कर ली दोस्तों। या ये शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई, जोहर कर लिया। तो दोस्तों राजस्थान का जो पहला साका आता है वो 1301 रणथंबोर का साका ही आता है। अब दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अपना अधिकार कर लेते हैं तो जब इसे जो मीर मोहम्मद शाह है वो घायल अवस्था में मिलते हैं तो ये बोलते हैं, मीर मोहम्मद शाह मैं तेरा इलाज करवा दूंगा, तुझे ठीक करवा दूंगा, तो बता तू क्या करेगा आगे। तो बोलते हैं कि तू पागल है जो तू मेरा इलाज करवा रहा है। मेरा इलाज यदि तूने करवा दिया तो सबसे पहले मैं तेरी ही हत्या करूंगा। क्योंकि हत्या तो करना ही था दोस्तों, क्योंकि प्रेम तो था तिमना बेगम से। तो ये प्रेम भी जो है हीरे रांझा वाला प्रेम था, तो मारना था अलाउद्दीन खिलजी को। जब अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों बात सुनता है मीर मोहम्मद शाह तो उसे गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों मीर मोहम्मद शाह है, मीर मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा देता है। कौन? अलाउद्दीन हाथी से कुचलवा देता है। और दोस्तों रणमल और जो रतिपाल हैं, रणमल व रतिपाल, रणमल रतिपाल को भी दोस्तों मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। क्यों दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जब तुम तुम्हारे स्वामी के ही नहीं हो सकते तो तुम मेरे क्या होगे। ये बात कही थी अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल से कि तुमने अपने स्वामी से ही विश्वासघात किया है तो मेरे से तो कुछ भी कर सकते हो। कि तुम अपने स्वामी के ही नहीं हो पाए तो मेरे क्या होके रहोगे। और इन दोनों की हत्या कर देता है रणमल और रतिपाल की। दोस्तों विश्वासघात का सिर्फ एक ही नतीजा होता है और वो इनके सामने था। यहाँ हमीर देव दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गया। पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे ने जोहर कर लिया दोस्तों। और राजस्थान का पहला जोहर, राजस्थान का पहला साखा कब होता है दोस्तों? तो पहला साका होता है दोस्तों 1301 के अंदर। ये रणथंबोर जो हमीर देव चौहान है यही साका था दोस्तों। अब दोस्तों शाखा क्या होता है? तो शाखे से तात्पर्य होता है दोस्तों शाखा। ये शाखा होता है दोस्तों जब
राजपूत शासक जो हमारे होते थे राजस्थान के, उनके द्वारा केसरिया करना। केसरिया से तात्पर्य है दोस्तों, दोस्तों केसरिया से तात्पर्य क्या है? केसरिया से तात्पर्य है दोस्तों, जब युद्ध में जाना तो युद्ध के जाते समय अपने सर पर केसरिया धारण करना, साथ ही साथ केसरी रंग का जो तिरंगा होता है, जो झंडा होता है, वो लेके जाते हैं। और युद्ध के अंदर जब ये झंडा दिखाई देना बंद कर देता है तो उसका तात्पर्य है राजपूत राजा जो हमारा शासक था वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, उसने केसरिया कर लिया है। तो जब केसरिया करते हैं तो दोस्तों, तो इसके अंदर जो हमारी वीरांगनाएं थी, जो हमारी रानी थी, जो हमारी राजाओं की रानी थी, वो भी कम नहीं थी। तो वो भी अपने जब पति केसरिया कर लेता है तो वो भी जौहर कर लेती है। जौहर से तात्पर्य है दोस्तों, वो अपनी जान, इज्जत, मान, आत्म सम्मान बचाने के लिए पानी अग्नि के अंदर कूद जाती है या फिर अपनी हत्या कर लेती है, तो इसे कहते हैं जौहर करना। और दोस्तों जब केसरिया करना और जौहर करना दोनों एक साथ होते हैं तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों शाखा करना। तो ये होता है शाखा। तो राजस्थान का जो पहला शाखा था वो हमारा रणथंभौर का शाखा था। दूसरा शाखा दोस्तों मेवाड़ का रानी पद्मिनी का आएगा, रावल रतन सिंह का आएगा, जो 1303 के अंदर होता है, मेवाड़ के अंदर होता है दोस्तों। राजस्थान के दोस्तों 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। तीसरा शाखा जो जिसे अर्ध शाखा कहा जाता है वो जैसलमेर का आता है दोस्तों। जिसे हम राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, कला और संस्कृति है, उसके अंदर दोस्तों इन शाखों की बातें होंगी, तो इनके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो चौहान वंश का हमीर देव चौहान है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों इसी के अंदर कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके समय में जो कवि थे, इतिहासकार थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बुक लिखी थी हमीर हट। ये हमीर हट ग्रंथ लिखा था किसने दोस्तों? तो ये लिखा था चंद्रशेखर ने दोस्तों। एक आता है दोस्तों हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, ये हमीर महाकाव्य लिखा था दोस्तों नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी। एक आती है दोस्तों हमीर रासो। हमीर रासो, दोस्तों जो हमीर रासो हैं ये कुल दो थे। एक हमीर रासो ये है दोस्तों। तो दो हमीर रासो लिखी गई थी। एक लिखी थी दोस्तों सारंगधर ने, एक लिखी थी दोस्तों जोधराज ने। तो दोस्तों जो ये ग्रंथ लिखे गए थे, तो दोस्तों जो ग्रंथ हैं ये लिखे गए थे दोस्तों हमीर देव चौहान के ऊपर। और जो सारंगधर का है दोस्तों ये 13वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया था। ये जो जोधराज का है ये 18वीं सदी का लिखा गया है दोस्तों। और जो हमीर हट है ये भी 13वीं सदी में लिखा गया था। तो इस प्रकार से हमीर देव के बारे में जो जानकारी है इन ग्रंथों से मिलती है दोस्तों। किससे? हमीर हट, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, जो दो थी, तो इनसे हमीर देव चौहान के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो रणथंभौर का हमीर देव चौहान थे, हमीर देव, तो दोस्तों बताया जाता है कि ये जो हमीर देव चौहान थे इन्होंने अपने जीवन के अंदर कुल 17 युद्ध लड़े थे। 17 युद्ध लड़े थे दोस्तों, जिसमें से 16 युद्धों के अंदर इसने विजय प्राप्त की थी। 16 युद्ध में क्या प्राप्त की थी? विजय। एकमात्र युद्ध था जिसके अंदर इसकी हार हो जाती है, वो भी इसी के जो सेनापति रणमल और रत्तीपाल थे उनके विश्वासघात के कारण दोस्तों ये इनकी हार हो जाती है। वरना राजस्थान के जो हमारे शासक हुए हैं, जो राजपूत राजा हुए हैं, वो इतनी आसानी से किसी भी अन्य विदेशी आक्रमणकारों से कभी भी हार नहीं पाए हैं। सिर्फ विश्वासघात के कारण दोस्तों उनकी हार हुई है। तो इन्होंने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 में युद्ध विजय होती है दोस्तों। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर दुर्ग को जीत लेता है तो उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी जो रणथंभौर दुर्ग हैं ये अपने भाई उल्लुग खां को सौंप जाते हैं। उल्लुग खां को सौंप जाते हैं।
अर्थात वहां का राजा किसे दिया जाता है, उलुग का। दोस्तों उलुग का इसी का सेनापति था, जो इसका छोटा भाई था अलाउद्दीन खिलजी का। नुसरत का दोस्तों मारा जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो पटवार प्री का जो एग्जाम हुआ था 2016 का दोस्तों, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर विजय के पश्चात दुर्ग किस शासक को सौंप कर जाते हैं, तो ये उलुग खा को सौंप कर जाते हैं। उसी में नाम ऑप्शन में दोस्तों रणवर रत्तीपाल का नाम भी आता है, लेकिन इन्हें मरवा दिया गया था। इस प्रकार से दोस्तों ये हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है हमें। एक बार और देख लेते हैं इसी हमीर देव चौहान को। कारण देखते हैं दोस्तों जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के साथ। तो दोस्तों कारण जो थे वो ये थे कि जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना। वैसे तो इसकी जो हत्या है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, लेकिन वो तो चाचा भतीजे थे, अब एक परिवार था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे की क्या मजाल कि वो आंख भी उठा के देख ले। इस कारण जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना। दूसरा कारण था दोस्तों हमीर देव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देने से मना करना। तीसरा कारण था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे ये। चौथा कारण आता है दोस्तों हमीर रणथंभौर जो दुर्ग है उसकी महत्वता का, ये चौथा इसका प्रमुख कारण आता है। और दोस्तों जो मुख्य कारण होता है अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर आक्रमण करने का, वो क्या था, तो वो कारण था दोस्तों हमीर देव चौहान के द्वारा मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। ये मीर मोहम्मद शाह मंगोल विद्रोही था अलाउद्दीन खिलजी का। और हमीर हट जो चंद्रशेखर का द्वारा रचित ग्रंथ है, इसके अंदर बताया गया है दोस्तों कि जो मीर मोहम्मद शाह है वो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम तिमना बेगम से मोहब्बत प्रेम प्रसंग करता था। तो ये भी उसका बहुत ही बड़ा कारण था अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का। अब दोस्तों जब 1299 के हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है दोस्तों, तो हमीर देव अपने दो सेनापति को भेजता है। इसके अंदर कौन कौन से, भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दोस्तों तीन सेनापति आते हैं, नुसरत खा, उलुग खा और अल्प खा। इस युद्ध में दोस्तों ये सफल नहीं हो पाते हैं, रणथंभौर दुर्ग को विजय नहीं कर पाते हैं, और विजय हो जाता है दोस्तों भीम सिंह धर्म सिंह। जब ये वापस जाते हैं दोस्तों दुर्ग पर, तो पीछे से दोस्तों अल्प खान ने धर्म सिंह की हत्या कर दी थी। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर नुसरत खां भी मारा गया था। और दोस्तों धर्म सिंह वापस चला जाता है हमीर देव चौहान के पास, और अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान दुर्ग जो रणथंभौर की कुंजी थी उस पर अधिकार हो जाता है दोस्तों। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास जब धर्म सिंह वापस आता है, तो धर्म सिंह उसकी आंख फोड़ देता है कि भीम सिंह की हत्या के पीछे तुम्हारा यह है कि तुम उसके साथ होते तो उसकी हत्या नहीं होती। तो इसी में दोस्तों इस समय जो हमीर देव चौहान थे वो एक कोटि यज्ञ करा रहे थे, जिसके पुरोहित या ब्राह्मण कौन थे, विश्वरूप थे दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, तो जब विजय नहीं हो पाता है रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी, तो दोबारा प्रयास करते हैं 1301 के अंदर, और अपने छोटे भाई उलूग खां के साथ आते हैं। इधर हमीर देव चौहान दोस्तों अपने दो नए सेनापति रणमल और रतिपाल के साथ युद्ध में शामिल होता है, भाग लेता है। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जब नहीं जीत पाता है, तो वो अपनी दोस्तों जो साम दाम दंड भेद वाली जो नीति है, इसी के तहत ये रणमल और रतिपाल को लालच देता है कि मैं तुम्हें रणथंभौर का शासक बना दूंगा, रणथंभौर की गद्दी सौंप दूंगा। तो दोस्तों ये रणमल रतिपाल हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करते हैं और उसे गुप्त मार्ग बता देते हैं, किसे, अलाउद्दीन खिलजी को। और जो हम रणथंभौर दुर्ग के अंदर दोस्तों जो पानी के कुंड थे उनमें गोरक्त मिला दिया जाता है, साथ ही साथ जो खाद्यान्न थे उनके अंदर गोमांस मिला दिया जाता है। तो दोस्तों जब पानी और खाद्यान्न की कमी होती है, तो हमीर देव चौहान को दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के द्वार खोलने पड़े, और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए दोस्तों पहले से द्वार पर तैयार था। दोनों के बीच दोस्तों युद्ध होता है, जिसमें हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और तो हमीर देव चौहान की दोस्ती जो हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो इनकी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे ने दोस्तों जोहर कर लिया था, जो राजस्थान का पहला शाखा होता है रणथंभौर का शाखा। इधर अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों 12 जुलाई पर रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है। तो ये मीर मोहम्मद शाह को हाथी से कुचलवा देते हैं, साथ ही साथ अपना जो भाई था उलुग खा, उसे ये रणथंभौर के दुर्ग सौंप देते हैं दोस्तों।
और रणमल रतिपाल को ये कहते हुए दोस्तों उनकी हत्या करवा देते हैं कि जब तुम तुम्हारे स्वामी के ही नहीं हो पाए तो मेरे क्या होके रहोगे। और रणमल रतिपाल की हत्या कर दी जाती है, उसे भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों मार दिया जाता है। और राजस्थान का पहला साका रणथंभौर का साका 1301 में हो जाता है। दोस्तों दूसरा जो साका होता है वो 1303 रानी पद्मिनी का रावल रतन सिंह मेवाड़ के राजा का होता है। दोस्तों दोस्तों तो इस शाखा से तात्पर्य क्या है कि दोस्तों शाखा के से तात्पर्य होता है दोस्तों जब राजपूत शासक युद्ध के लिए जाता है तो अपने सर पर केसरिया बांध के या कफन बांध के जाता है, साथ में जो केसरिया जो झंडा है जो ध्वज है वो भी ले जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर बताया जाता है कि जब ध्वज दिखाई देना बंद कर दे या ध्वज जब परास्त हो जाता है, नीचे गिरा दिया जाता है, तो उससे तात्पर्य है कि जो राजपूत राजा है वो युद्ध हार गए और राजा वीर गति को प्राप्त हो गए। तो रानी अपने आत्म सम्मान, अपनी रक्षा, अपनी इज्जत को बचाने के लिए दोस्तों अग्निकुंड जल कुंडों के अंदर कूद के अपनी जान दे देती हैं, जिसे जोहर करना कहते हैं। दोस्तों जब ये दोनों चीज एक साथ होती है, केसरिया करना और जोहर करना, तो इसे हम साका कहते हैं। राजस्थान के दोस्तों 2.5 साके प्रसिद्ध है। जो आधा साखा हुआ था दोस्तों वो जैसलमेर का हुआ था, जहां से केसरिया किया गया था, जोहर नहीं किया गया था। तो दोस्तों हमीर देव चौहान के बारे में ये 4 ग्रंथ है जिनसे हमें जानकारी मिलती है। पहला है हमीरठ, जिसे चंद्रशेखर इसके रचयिता थे। दोस्तों दूसरे की बार आती है हमीर महाकाव्य, जिसके रचयिता नयन चंद्र सूर्य हैं। जोधराज का हमीर रासो है दोस्तों। और ये जो सारंगधर है इसका भी, सारंगधर का भी दोस्तों हमीर रासो आता है। ये 13वीं सदी के अंदर इन्होंने लिखा था, ये 18वीं सदी में लिखा था। ये दोस्तों हमीर देव चौहान के साथ सारंगधर और चंद्रशेखर दोस्तों। अब दोस्तों बताया जाता है कि हमीर देव चौहान ने अपने जीवन काल के अंदर कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों एकमात्र युद्ध था 1301 का अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जिसमें इसकी हार हो गई थी। वो भी अपने सेनापति रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण दोस्तों ये हुआ था। तो दोस्तों जो रणथंभौर का महान शासक हुआ था हमीर देव चौहान, इसकी बात आज हमने पूरी कर ली है। रणथंभौर के चौहान पूरे हो गए हैं दोस्तों। हम कल बात करेंगे दोस्तों जालोर के चौहानों की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।